Hello students, myself Shalini, Assistant Professor of Mathematics, Kanya Mahavidyalaya, Kharkhoda. Continuing with the chapter Motion of a Particle in 3 Dimension, today we will study the topic Velocity and Acceleration of Moving Axis. To start with the article, we will consider O as a fixed point for a moment. OX, OY, OZ are rotating about an axis through O with angular velocity say omega. Also, we will consider a point P and say OP with distance r or the position vector r for OP. So, we can write omega and position vector r as omega 1 I cap, omega 2 j cap, omega 3 k cap and x, y, z with I, j and k cap respectively. Now we have to find velocity first. To find velocity, we know the formula of velocity. Velocity is dr by dt, means differentiation of r with respect to t. अब हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, since the axis is moving, therefore x, y, z ये वेरिएबल हैं, साथ के साथ आई, जे, के कैप भी हमारे केस में इस केस में क्या होंगे, वेरिएबल्स ही होंगे. तो डिफ्रेंसिएशन करते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये 6 टर्म्स जो हैं, 6 वेरिएबल्स हमारे पास हैं. तो हैंस बाय प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंसिएशन अगर हम आर का करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज़, फिर हमने क्या किया है, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन. सिमिलरली वाई जे कैप के लिए भी ये 2 टर्म आ गई और जेड के कैप के लिए भी ये 2 टर्म्स आ गई हैं. हमारे पास डिफ्रेंसिएशन वाला स्टेप कंप्लीट होता है. अब हमारे पास यहाँ पे डी आई कैप बाई डी टी मीन्स आई कैप, जे कैप और के कैप का जो डिफ्रेंसिएशन है, अब हम इन तीनों की वैल्यू निकालते हैं. इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हम एक आर्टिकल का यूज़ करेंगे. आर्टिकल क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी अगर है सपोज v और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, या फिर हम कह सकते हैं डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r. तो यही फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम डी आई कैप बाई डी टी, डी जे कैप बाई डी टी और डी के कैप बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे. इस आर्टिकल का एक छोटा सा प्रूफ है, पहले उसको देख लेते हैं. मान लो हमने ओ पॉइंट हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, पी हमारे पास मूविंग पॉइंट है, पी और क्यू हमने उसकी 2 पोजीशंस मान ली हैं. ओ ए हमारे पास इस सर्कल का रेडियस हो गया है. तो हमारे पास पी क्यू हमने स्मॉल आर्क लेंथ मान ली है डी एस, डी क्यू स्मॉल हमने ये जो अज्यूम किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अज्यूम कर ली है. तो हम यहाँ से ये जो हमारे पास एक सेक्टर बन गया है सर्कल के अंदर, यहाँ से हम बोल सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी आर. ये एक वैल्यू हो गई. साथ ही साथ हमें पता है कि v के लिए क्या होता है, v अगर हम मैग्नीट्यूड में बोलें तो डी एस बाई डी टी होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, v की वैल्यू. यहाँ से डी एस बाई डी टी की वैल्यू जो भी हमारे पास बनी है, क्या बनी है, v डी टी. इस डी एस की वैल्यू को यहाँ डी थीटा में यूज़ कर सकते हैं, तो डी थीटा बन गया v डी टी बाई आर. सिमिलरली एक और हमारे पास फॉर्मूला है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ये क्या होगा, v बाय आर होगा. हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास v की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा इंटू आर हो गई है. अब ओमेगा इंटू आर हमारे पास ये वैल्यू जो है आ गई है, और इस वैल्यू को हम कहाँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है. अब जैसे मैंने बोला बाय डेफिनेशन ओमेगा v बाय आर ही होगा एंगुलर वेलोसिटी. कैसे, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी होता है. और जहाँ पे हमने एंगुलर पोजीशन के लिए डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ क्या फाइंड आउट करके दिखा दी है, v डी टी बाय आर.
हैंस हमारे पास ओमेगा क्या हो जाएगा v/r। तो मेन हमें इस आर्टिकल के लिए क्या याद रखना है कि dr/dt को हम ओमेगा क्रॉस r फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब r की प्लेस पे i कैप, j कैप और k कैप तीनों की वैल्यूज़ पुट करके हम 3 वैल्यू निकालते हैं d/dt ऑफ i कैप। तो हमारे पास ओमेगा क्रॉस i हमें लिखना पड़ेगा। ओमेगा क्रॉस i, ओमेगा को हम क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे आई जे के। ओमेगा के लिए ओमेगा 1 2 3, आई कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो 1 0 0 होंगे हमारे पास। क्रॉस प्रोडक्ट इनका फाइंड आउट करेंगे तो हम देख सकते हैं आई कैप के साथ W2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू W3, तो आई कैप वाली टर्म 0 हो गई है। तो d/dt ऑफ आई कैप। सिमिलरली आप बहुत इजी कैलकुलेशन से बाकी दोनों वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। और ये तीनों वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है ये हम ऊपर ये स्टार वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे आखिरी तीनों टर्म्स में। और अगर हम अब जो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास नई रिलेशन बनी है, इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट हमारे पास 3 टर्म क्या बन रही हैं, करली r बाय करली t की वैल्यू बन रही है। और जो हमारे पास ये लास्ट 3 टर्म्स बन रही हैं ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म में बन रही हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, x y z है तो r है, w 1 2 3 है तो w है, w क्रॉस r। तो हैंस हमारे पास ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई है, फॉर्मूला हो गया इन केस ऑफ मूविंग एक्सिस। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं फाइंड आउट करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन हमारे पास अगर वेलोसिटी की का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं, करली r बाय करली t, w क्रॉस r या ओमेगा क्रॉस r है, तो एक एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी d करली v बाय करली t या dv बाय dt। तो हमारे पास फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन विल बी करली v बाय करली t प्लस ओमेगा क्रॉस v, जहाँ पे हम v की वैल्यू दोबारा से पुट कर सकते हैं। प्रीवियस फॉर्मूले से हमने v की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, 2 टाइम्स डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट बन गया है। हम देख सकते हैं ये 2 टर्म्स एडिशन में ट्वाइस हो गई और ये ही हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इन केस ऑफ मूविंग एक्सिस। अब अगर हम ध्यान दें जो फर्स्ट लाइन हमने आर्टिकल की थी कि O इज़ फिक्स्ड, हमने ये फॉर्मूले दोनों किस केस में बनाए हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, जब हमारे पास O फिक्स्ड पॉइंट है। इन केस O ओरिजिन भी मूव कर रहा है विद एनी वेलोसिटी से v नोट, तो हमारे पास छोटा सा चेंज आएगा फॉर्मूले में, क्या होगा v और f में v नोट जो ओरिजिन की वेलोसिटी है और f नोट जो ओरिजिन का एक्सेलरेशन है, वो दोनों टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारा आर्टिकल विद अ नोट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक और आर्टिकल हम कंसीडर करते हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग एनी कर्व इन 3 डायमेंशन। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट टू द कर्व, प्रिंसिपल, नॉर्मल और बाय नॉर्मल, इन तीनों के अलोंग फाइंड आउट करनी है। तो हम जो इस आर्टिकल को हम प्रूव कर सकते हैं, लॉजिक अगर इसका बोलें तो बहुत सिंपल सा, हमें बस 2 बातें समझनी है। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें लेंथी हो सकती है पर लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है ये आर्टिकल। देखो सबसे पहले हमें अलोंग टेंजेंट, प्रिंसिपल, नॉर्मल और बाय नॉर्मल फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। तो हम उन तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस लिख लेते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे या रिवाइज करने पड़ेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बाय नॉर्मल, ये हम तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इसमें हमें यूज़ करने हैं आर्टिकल में। तो एक हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ऑल 3, टेंजेंट, प्रिंसिपल, नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। अब हमने पॉइंट लेना है, P पॉइंट हमने कंसीडर किया है। अगर उसकी एक्सेलरेशन सिंपल हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो x डबल डैश, y डबल डैश, z डबल डैश होगी। अब अगर इन टर्म्स को हम चेन रूल के हिसाब से चेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, dx बाई dt को हम dx बाई ds इंटू ds बाई dt लिख सकते हैं इजीली। अब इसको एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसका हम,
वन टाइम मोर अगेन बाय चेन रूल हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। ये स्टेप हम बहुत बार करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आप इजीली देख सकते हो कि d2x बाय dt स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी। सिंपल हमने चेन रूल से dx बाई dt को dx बाई ds इंटू ds बाई dt किया है। नेक्स्ट हमें फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन हमने की, कैलकुलेशन सिमिलरली हम d2y बाई dt स्क्वायर और d2z बाई dt स्क्वायर की भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तीनों जो हमारे पास एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स थे, x डबल डैश, y डबल डैश और z डबल डैश की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली है चेन रूल लगा के। अब अगर हमें एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट्स चाहिए, तो अलोंग द टेंजेंट कैसे फाइंड आउट होगी। कंपोनेंट्स, तीनों कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन के साथ लिख के उसका एडिशन हमें लिखना है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन मिलेगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट देगी। तो x डबल डैश, y डबल डैश, z डबल डैश की वैल्यूज़ जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये तीनों वैल्यूज़, साथ में डायरेक्शन कोसाइंस टेंजेंट के क्या थे, dx बाई ds, dy बाई ds, dz बाई ds। तो डायरेक्शन कोसाइंस, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, 6 टर्म है, 6 टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है हमें। 6 टर्म्स में से 3 टर्म्स की वैल्यू, 6 की तो नहीं, 3 टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, मींस जब हम वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, ये वाली 3 वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जब हम सिंप्लीफाई करें कि s का डबल डेरिवेटिव वाले टर्म्स एक साथ, s के सिंगल डेरिवेटिव वाले टर्म्स एक साइड, तो हम यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास टर्म्स कैसी बन गई हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम टेंजेंट के लिए, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, हमें पता है। साथ के साथ अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करके देखें, तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये हमें सेकेंड ब्रैकेट जैसी वैल्यू दे रहा है सेम कैलकुलेशन से। तो हम यहाँ पे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस 1 होता है, इस फॉर्मूले की यूज़ से ये जो दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ 1 और 0 रख सकते हैं रेस्पेक्टिवली। तो वैल्यूज़ 1 और 0 लिखने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट की वैल्यू क्या बनी, सिर्फ d2s बाय dt स्क्वायर। सिमिलरली एक्सेलरेशन अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल क्या बनेगी, डायरेक्शन कोसाइंस जो हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल के हैं, रो d2x बाई ds स्क्वायर इंटू एक्स डबल डैश प्लस रो d2y बाई ds स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश प्लस रो d2z बाई ds स्क्वायर इंटू z डबल डैश। तो हम रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन करके तीन तीन जो हमारे पास टर्म्स हैं और उनका एडिशन हमें लिखना है, और जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें हमें x डबल डैश, y डबल डैश, z डबल डैश की वैल्यू यहाँ स्टार वाली इक्वेशन से तीनों को पुट करना है, और अगेन इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे, s डबल डैश वाली टर्म इकट्ठी, s डैश वाली टर्म्स इकट्ठी। तो अब दोबारा से हम इस केस में देखें तो हमारे पास एक टर्म जो एक ब्रैकेट बन रहा है, ये पहला ही ब्रैकेट इसमें क्या बन गया, 0 बन गया। कैसे, वही कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस 1 होता है, और इस इक्वेशन की डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू इधर 0 हो जाएगी। तो ये टर्म हमारे पास डिफ्रेंसिएशन वाली टर्म जैसी टर्म बन रही है। तो हैंस फर्स्ट का आंसर हमारे पास 0 हो गया ब्रैकेट का, और सेकंड ब्रैकेट को अगर हम ध्यान दें तो इसमें ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ किसकी कमी है, रो टर्म नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, ये। तो इसमें से जब हम इनको स्क्वायर करेंगे तो रो स्क्वायर की जो टर्म की कमी है, अगर हम लिखें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, इस केस में क्या होगा, ये होगा, स्क्वायर्स ऐसे आएंगे। तो इसमें से अगर हम अपने ब्रैकेट को कंपेयर करके देखेंगे जो हमने कैलकुलेशन की है, इसमें से हमारे पास सिर्फ एक टर्म की कमी है, क्या है, रो स्क्वायर नहीं है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इस सेकंड इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू रो स्क्वायर कॉमन आके 1 बाय रो स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमने दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू पुट कर दी है।
करके फर्स्ट 0 सेकंड 1 बाय रो स्क्वायर, तो हमारे पास एक रो कैंसिल आउट होके 1 बाय रो ds/dt का होल स्क्वायर। ds/dt क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ v स्क्वायर बाय रो हमारे पास एक्सेलरेशन बन गई अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल। अलोंग द टेंजेंट बनी थी d2s/dt स्क्वायर, अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल बनी है v स्क्वायर बाय v रो। और आप बहुत ईजीली अपने आप कैलकुलेशन करके ये आप देख सकते हो, आप ट्राई करना ये वाली कैलकुलेशन कि बाय नॉर्मल के अलोंग जब आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 0। और हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर ली है अलोंग टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाय नॉर्मल। टेंजेंट के अलोंग क्या बनी थी, d2s/dt स्क्वायर, ये हम याद भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल नॉर्मल के अलोंग v स्क्वायर बाय रो और बाय नॉर्मल के अलोंग 0। तो ये हमने तीनों एक्सेलरेशंस फाइंड आउट कर दी हैं और यहाँ पे हमारा आर्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक यू।